छात्र छात्राएं, साथी, यहाँ कोऑर्डिनेटर पूनम जी एंड हमारे कलीग एंड स्टाफ सतीश जी एंड अंजू, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो समय है और दिवस है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है, हम आगे बैठे जो हमारा कोर्स चल रहा है, वो सब जो है वो बोलेंगे, उनका वीडियो बनाइए। इसी कोर्स को कभी गाइड करते थे हमारे सतीश सर, और आप लोग को गाइड करते करते, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते इन्हें नौकरी मिल गई और इस छोटे से प्रांगण से बड़े प्रांगण में चले गए और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, यदुनंदन कॉलेज दिघवारा सारण, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में अभी पोस्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चल रहा होगा कि आपकी किस क्वालिटी का टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं और जो गाइडलाइंस आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है। बीपीएससी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, निवृत्ति क्या होनी चाहिए, इसका ज्ञान यहां शिक्षकगण देते हैं और इन्हें जो डायरेक्ट करते हैं हमारी डायरेक्टर मैम। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जो अवसर उपलब्ध कराया गया है इसको हम अधिक से अधिक लाभ लें और हम इसी अवसर पर यह जानेंगे कि ये जो बीपीएससी कंपटीशन है इसको कैसे अच्छे ढंग से तैयार किया जाए, हम कैसे तैयार हो। बीपीएससी एस्पिरेंट के रूप में हमारा हिस्ट्री पे पकड़ कैसे हो, जीएस पे पकड़ कैसे हो, करंट अफेयर पे पकड़ कैसे हो और कम समय में हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। एक टीचर का विजन क्या होता है उसको आप पकड़ने का प्रयास कीजिए, हमें लगता है कि सफलता आपको मिलेगी। शिक्षक एक सामान्य नहीं होता है, वो साधारण नहीं होता, वो असाधारण व्यक्तित्व वाला होता है, इसलिए गुरु का दर्जा ऊपर है। गीता में स्पष्ट भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो भूतिध्रुवम् नित्यमर्तिमम् भूतिध्रुवम् नित्यमर्तिमम्। अर्थात हे अर्जुन, जहां गुरु और शिष्य है वहीं सफलता, शांति, संयम, सहिष्णुता, शालीनता, संस्कार, सजगता, ये सारे गुण विराजमान हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हमें कैसे सीखना चाहिए, एक शिक्षक से हमारे समक्ष आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सतीश सर आए और अपने वक्तव्यों के माध्यम से आपको दिशा निर्देश दें कि हम आपके जैसे कैसे बने, हम आपके जैसे सफल कैसे बने। एक और मैं सूचना देना चाह रहा हूं जो अभी इन्होंने दिया है, ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इनका शिक्षा दीक्षा से इतना लगाव है कि इनकी पत्नी भी टीचिंग लाइन में है और इनकी दो बेटी जो है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से अध्ययनरत है और सिर्फ अध्ययनरत ही नहीं है बल्कि वहां पे अव्वल पोजीशन में अपने को कायम कर ली है। और यही तक नहीं, यदि मैं आपको आगे पंक्ति में बताने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इसको समझ लेंगे क्योंकि मैं टॉपिक को हमने कड़कड़ा दिया है। G20 टॉपिक को हमने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है कि नहीं? यस सर। और ये पूरे ऑनलाइन अवेलेबल है। G20 क्या है और उसमें कॉलेज की तरफ से
एक निर्धारित विषय पर इनकी बच्ची रिप्रेजेंट कर रही है, यह बहुत बड़ी बात है। ठोको ताली। इनका मतलब इनका अंदर जो शिक्षा का जो प्रकाश है ये पूरे परिवार में फैला है, और हम भी एक परिवार है। हम चाहते हैं कि यह शिक्षा दीक्षा का प्रकाश हम लोगों के बीच भी फैलाइए। मैं आपका स्वागत करता हूं सतीश सर। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर महोदया और मेरे प्रिय मित्र और आप लोगों के शिक्षक संजय बाबू, यहाँ की एकदम कर्मठ स्टाफ पूनम, अन्य लोग, सभी लोग से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मेरा तारीफ संजय भाई झूठ मूठ के बहुत सारा कर दिए। मैं बहुत बड़ी ऊंचाई पर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमसे ज़्यादा ऊंचाई का कोई पैमाना नहीं। तो शिक्षक इसलिए मैं बना कि आप लोगों को ऊंचाई पर पहुंचाऊं। एक शिक्षक बहुत ऊंचाई पर नहीं होता है, ये मैं भी कहूँ, लेकिन इससे भी ऊंचाइयां बहुत है। किसी शायर ने कहा था कि सितारों से जहां और भी है, मतलब जो सितारे हम देख रहे हैं उससे भी दूरी है। कितने खगोल पिंड जो ब्रह्मांड में है उसके प्रकाश, तारे का प्रकाश अभी पृथ्वी पर आ ही रहा है। ये पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी में, बहुत सारे तारे हैं जिसके प्रकाश अभी आ ही रहे हैं। तो आदर्श की ऊंचाई का कोई नापजोक नहीं है। बड़ी खुशी है कि आप लोगों के पूरे विद्यार्थी में एक हमारे परिचित भी है। हो सकता है कि और लोग होंगे। कभी पटना विश्वविद्यालय के हम छात्र ही थे, लंबी समय तक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाए। जब ये ट्रेनिंग सेंटर सरकार की ओर से ओके हुआ था उस समय से हम पढ़ाने लगे। और एक और ट्रेनिंग सेंटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का चलता था, वो लंबे समय से चलता था। जब वो ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई थी तो उसमें पढ़ाने आते थे इम्तियाज सर, जो काफ़ी सीनियर टीचर, रिटायर भी कर गए, डीजी मैम जो अभी नहीं रही। तो कभी हंसी के वातावरण में इम्तियाज सर पूछे थे कि सतीश तुम्हें प्रति क्लास कितना मिलता है। हर आदमी बाद में आर्थिक स्थिति पर आती है, तो मैं मुस्कुरा के पूछा कि सर आपको कितना मिलता था। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मुझे 80 रुपए की क्लास मिलती थी। हम कि तब सर 80 रुपए में कितना सामान आप खरीद लेते थे? तो उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में 1000-1200 रुपए की सामान हम 80 रुपए में खरीद लेते थे। तो मैंने मुस्कुरा कहा कि तो समझ लीजिए कि सर उतना ही मुझे आज भी मिल रहा। नहीं समझ गए? यानी उस समय जो 80 रुपए की, तो भाई मेरे समय के बदलते परिवेश में। और दूसरी बात ये भी है, हम या तुम आर्थिक विचार पर भी चर्चा, सही बात। दूसरी बात है कि हम लोग या आए हुए जितने भी विद्यार्थी हो, इसमें से लगभग के गार्जियन की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है जो तुम लोग को दिल्ली या कहीं और जगह भेज के पढ़ाएं। वहाँ रहने का ही खर्चा इतना है कि हम लोग के सामर्थ्य से काफी ज्यादा है। और सच्चाई ये भी है, मैं खूब मुखर्जी नगर देखा हूँ, करोल बाग देखा हूँ, कि वहाँ टीचर जिनका जम गया है वो उतना ही बताते हैं जितना जानते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि आज से 5 साल पहले इसी क्लास में मैं जो बताता था, अगर उतना ही बात आज तुम लोग को बताने लगूं तो तुम लोग पीटी कंप्लीट नहीं करो। पूछो क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जो हम बताते थे वही बात आज तुम लोग को बताऊंगे। हो सकता है कि अपने अध्ययन से तुम लोग कर लो, लेकिन हमारे अध्ययन के मुताबिक तुम लोग फिसल भी जा सकते हो, क्योंकि इस 5 साल के अंतर बीपीएससी का सिलेबस काफी चेंज है। उन गहराई तक इसकी पैठ हो गई जिस गहराई तक हम लोग भी नहीं जानते। बात समझ रहे हैं ना? वर्तमान समय में बीपीएससी के क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड आ गया है, जो अभी एग्जाम हुआ है, तुम लोग का जो होने वाला है या भविष्य में होने जा रहा है, तो क्वेश्चन का पैमाना इस तरह बदलते जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। दूसरी बात ये भी है कि तुम्हें मेहनत कराने के लिए सबसे पहले संकल्प तो हमें लेना है
कि हम कितना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षक थे। और दूसरी बात ये भी जान लो, पटना विश्वविद्यालय में हम छात्र के रूप में थे। आज भी मैं पटना विश्वविद्यालय में आया हूँ यह सोच के नहीं कि मैं एक शिक्षक के रूप में जा रहा हूँ। अपना मेरा छात्र का रूप सदैव बना रहा है, संभवतः बना रहे। शिक्षक समझ लूंगा तो शायद पढ़ाई बंद हो जाएगी मेरी। समझ लूंगा कि मुझे नौकरी मिल गई, पेमेंट भी निर्धारित मिलने लगा, अब किताब उलटने से क्या जरूरी है। इसलिए अभी भी हम अपने आप को एक छात्र के रूप में ही समझता हूँ। यहाँ पर क्लास तुम्हारे पूर्व के मित्रों का जब मैं लेता था, हिस्ट्री पढ़ाता था, जनरल स्टडी भी पढ़ाते थे हम, संजय भाई, बहुत लोगों की टोली थी उस समय। रहमान भाई आते थे, एक और धनंजय जी आते थे जो DAV शिवांग कॉलेज में प्रोफेसर है। तो बड़े हम लोग की एक मजबूत टीम थी और तुम लोग को अभी भी घबराने की बात नहीं। बहुत अच्छे टीम मैडम के प्रयास से आ ही जाएंगे। और हम आज केवल आप लोगों को मोटिवेट करने नहीं आए हैं, हमें जब जब मौका मिलेगा हम तो खुद ही मैडम को फोन करेंगे कि मैडम हम फलाने दिन फ्री है, आ जाएंगे। 2 दिन पहले बता देता, क्योंकि किसी दूसरे विश्वविद्यालय में कार्यरत होने से एक ही दिन में दोनों जगह अटेंडेंस बनाना मेरे लिए कानूनन उचित है। हालांकि भाग कर भी तुम्हें मैं बता सकता, लेकिन संभवतः मेरे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो जब मैं खाली रहूंगा तो निसंदेह यहाँ आऊंगा तुम लोग को सीखने सिखाने, पढ़ने वाली पढ़ाने वाली बात नहीं, सीखने सिखाने कि आखिर पहले क्या हम पढ़ाते थे, अब तुम्हें क्या जानना है। BPSC का सिलेबस बहुत ज्यादा बदला भी नहीं है। अगर कोई एक आध लड़के मेंस दिए होंगे तो जरा एक उदाहरण देता हूँ जो इतिहास से ही संबंधित है। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी तो नहीं हूँ कि साइंस का उदाहरण दूंगा। 3 कला है पटना, सॉरी बिहार लोक सेवा आयोग, एक मौर्य कला, एक पटना और एक पटना कलम, पटना और एक पाल कला। कलम कहो या कला कहो, तो पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला। कितना सहूलियत है कि अगर पिछले एग्जाम में पाल कला पूछे हुए हैं तो तुम्हें 2 ही पढ़ के जाना है, पटना कलम और। तो कभी कभी लड़का 2 में से 1 पढ़ के जाता है और टकरा जाता है। ऐसा गलती मत करना, तीनों ही पढ़ते रहना, नहीं तो ये पूछ देगा पाल कला का विवेचना करते हुए ये मौर्य कला से कहां तक हटकर है। बात समझ गए? तो कहां तक हटकर है यानी तुलनात्मक तुम्हें बताना पड़ेगा। कंपैरेटिव नॉलेज इसलिए रखना पड़ता है कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग अपने देश के राष्ट्रपति का कार्य अधिकार समझ लेते हैं। आज जब क्वेश्चन पूछता है सिविल सर्विसेज में कि अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक या कम, इंग्लैंड के किंग से अधिक या कम या बराबर, तो हाँ हम लोग फंस जाते हैं जवाब देते। तो जहां जहां भी संवैधानिक पद है, बताओ कोई बात है जो? कोई बात नहीं। अरे अभी मत समझो कि एकदम क्लास चल रहा है, अभी हम लोग का ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं कि शॉर्ट बोलूं? नहीं, इन लोग को मोटिवेट करने पर बोलिए। देखो भाई, डायरेक्टर महोदय कर रहे हैं मोटिवेट करने का। देखो मोटिवेट करना सही बात है, हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, पैदा लिए उसी समय से मोटिवेट हो रहा है। नहीं हम लोग पढ़े हैं कि परिवार सर्वोत्तम पाठशाला है कि नहीं? तो मोटिवेट तो हम लोग वहीं से हो रहे हैं। और यहाँ तुम लोग इतने ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, अनुभव के इतने ढलान पर आ गए हो कि मोटिवेट के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी समझो। घर से तुम्हें भेज दिया गया है, जितना भी संभव है पैसा दे के गार्जियन तौर से कि जाओ बाबू अब तैयारी करो, लेकिन याद रखना तुम्हें पूरे स्वतंत्र करके भेज दिए गए हैं कि अपना कैरियर खुद बनाओ, स्वच्छंद करके नहीं भेजा गया है। नहीं समझ गए? जो पैसे दिए गए हैं उसे स्वतंत्रता के साथ खर्च करना है, किताब में, कॉपी में, कलम में और कपड़ा लत्ता में। ऐसा नहीं कि उसको स्वतंत्रता जगह पर एकदम स्वच्छंदता स्वेच्छाचारी रूप में आ जाओ, बर्गर और पिज्जा में पैसा खर्च कर दो। भाई मेरे बर्गर और पिज्जा कोई खाना नहीं, पता नहीं बर्गर पिज्जा तो मैं आज तक नहीं खाया हूँ। कभी एक आध बार छोटी बेटी के बनाए हुई मैगी में से 1-8 चम्मच जरूर खा लिया। और यही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में मैगी के जगह पर खिचड़ी का आनंद ही खत्म होते जा रहा है। नहीं, इतनी मेहनत से आप सिलेबस को समझ के पढ़िए कि आप सफल हो जाए। ऐसा नहीं केवल BPSC में ही सफल है, बहुत से आगे हैं।
जब आप ईमानदारी से मेहनत करने लगेंगे तो आपके दिल में आएगा कि अरे बीपीएससी का वही सिलेबस है नैका का जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, लगभग वही हो जाएगा। तो फिर हम स्टेट सिविल सर्विसेज पर अपने आप को क्यों अटकाए? दोनों के लिए लगातार देते रहे, वही ऐसे यूपीएससी में, वही ऐसे बीपीएससी में, वही जनरल स्टडी यूपीएससी में, वही जनरल स्टडी बीपीएससी में, वही साइंस ट्रैक वहां, वही साइंस ट्रैक यहाँ। तो एक व्यापक रूप से आप लोग तैयारी करें। दूसरी बात है कि हम वादा कर रहे हैं कि बीच बीच में हम आएंगे तो आपके तैयारी में कोई कमी ना हो, हम एक भाषण के रूप में बता दें। उदाहरण के तौर पर हम तमाम लोग बैठे हुए हैं और इस राज्य का या कहो कि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण घटना लगभग बिहारवासी जानते हैं। हम समझते हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी जानता है, लेकिन जब उसे बीपीएससी में पूछने का शैली आता है तो हम सब गड़बड़ा जाते हैं। अब वो घटना है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किए तो चंपारण के रास्ते ही ना, अगर चंपारण नहीं आते तो राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े लीडर क्यों होते? नहीं हो पाते। तो जब बीपीएससी में पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व है, पिछला क्वेश्चन रख के देखना, तो विद्यार्थी महत्व न लिख के चंपारण सत्याग्रह की पूरी प्रक्रिया लिखना शुरू कर देते हैं। आपको चंपारण सत्याग्रह पर पूछा नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह के इंपॉर्टेंस पर। नहीं, अगर चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी करने की जा रहा है तब ना लिखिएगा। लेकिन अक्सर पिछले वाले बीपीएससी के क्वेश्चन में भी लड़के लोग ने यही आंसर लिखे हुए था कि पूरा चंपारण सत्याग्रह का कहानी कहते हुए महत्व पर तो कहीं चर्चा ही नहीं। पहली उदाहरण। दूसरी, हम सभी 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका को खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब कुंवर सिंह की भूमिका पूछ रही है और बिहार से वो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको पहला लाइन तो लिखना ही पड़ेगा कि 1857 का रिवोल्ट बिहार के किस स्थान पर। तुम लोग पढ़े होंगे रोहनी वाला पढ़े थे ना। तो जब आप रोहनी से शुरुआत छोड़ के सीधे कुंवर सिंह पर आ जाओगे तब गड़बड़ होगी। लेकिन कुंवर सिंह के योगदान के साथ बिहार के किन लोगों ने इस क्रांति में नकारात्मक भूमिका निभाया था, अगर वो नहीं लिखते हैं तो फिर वहां को नंबर नहीं मिलेगा। मंडौल के जमींदार का, मुजफ्फरपुर के महंत परिवार का, दरभंगा महाराज का वगैरह वगैरह कुछ लोगों के नकारात्मक बातें अगर आप 2 लाइन में नहीं लिखिएंगे तो टीचर समझेगा कि बेहतर नॉलेज इस विद्यार्थी पर नहीं। तीसरी बात है, इतिहास के कुछ प्रसंग जब वो बीपीएससी में जुड़े हैं आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से पढ़ना होगा, अन्यथा मिस कर जाएंगे। आप लोग कुछ आंदोलन सुनते होंगे, सन्यासी विद्रोह। चलो तुम ही लोगों से बताओ, सन्यासी विद्रोह किस किताब के कारण हम लोग जाने? राइट, आनंद मठ। किनकी लिखी हुई है? हाँ? अब तो आनंद मठ वाला पूछते पूछते बीपीएससी भी थक गया। आप रटते रटते एक चीज पर अटके रह गए। अब बीपीएससी नई क्वेश्चन पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह को कृषक विद्रोह किसने कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो अगली बार पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह किसने कहा? आप समझ गए? अब ये भागने लगा तो फिर हम सन्यासी विद्रोह का उदाहरण क्यों दिए? एक छोटी सी विद्रोह का आपके नजदीक क्यों हम दिए सन्यासी विद्रोह को? सन्यासी विद्रोह के साथ ही फकीर आंदोलन हुआ था। कोई बताओगे फकीर आंदोलन? हाँ, नहीं बताओगे क्योंकि तो रटे रटाए किताबों में, स्थानीय प्रकाशन के किताबों में इस दोनों विद्रोह को एक साथ मिला दिया जाता है। परिणाम है कि हम विद्यार्थी ये नहीं जान पाते हैं कि फकीर आंदोलन क्या है या सन्यासी विद्रोह क्या है। लिखने वाले राइटर इस दोनों विद्रोह को नहीं जानते। उदाहरण के दौरान हम सन्यासी विद्रोह फकीर आंदोलन पर क्यों अटके हुए? क्योंकि यह आंदोलन हमारे स्टेट का है। अरे हमारे स्टेट का तो इतिहास इतना जबरदस्त है कि केरल, तमिल, कर्नाटक के लड़के घबरा जाते हैं। घबराएंगे नहीं? पाटलिपुत्र ने लगभग 1200 वर्ष पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था ना। शायद तुम लोगों पर शायद क्या पढ़ना ही है, राज ऑफ मगध एम्पायर पढ़ना है ना। और पढ़ना इतना ही नहीं है बल्कि वेद के टाइम से पढ़ना है। अगर मगध एम्पायर पर कहानी पढ़ोगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले मगध की चर्चा वेद में की गई है, ब्राह्मण में की गई है,
आरण्यक में की गई है कि उपनिषद में की गई है? बताओ, ये क्वेश्चन पूछे तो। राइट, कौन वेद में? राइट, अथर्ववेद। राइट, मैंने वेद कहा। वेद के बाद जो किताब लिखी गई उसकी नाम थी ब्राह्मण। क्या था? वेद को समझने के लिए। अगर इसमें से गांव के कोई पढ़े लिखे हो, हम तो खाटी गांव के हैं, तो मैथमेटिक्स नहीं बनता था ना, तो हम लोग कुंजिका खरीदते थे। कुंजिका बुझ गया ना, आज का पासपोर्ट। और मास्टर साहब का भी दिमाग चकरा देते थे, वो क्वेश्चन देते थे, कुंजिका में से देख के बना देते थे, और सबसे पहले कॉपी ले जाते। कंसेप्ट कुछ नहीं, बाजी मार देते थे, है ना? आपको तो आता था, ऐसा तो किए हुए हैं। तो भाई मेरे, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आया, और सबसे अंतिम जो वैदिक काल में ग्रंथ लिखा गया उपनिषद। इसीलिए उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? गुरु के पास वेदांत। साहित्यिक लब्ध, यानी वैदिक ग्रंथों की अंतिम रचना वेदांत। बोलो। देखो, जब वेदांत के बाद बांटोगे तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। हम वेदांत पर ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उपनिषद की जो सारी चीजें यहीं पर धूम मचा दिए थे शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद, और पूरे दुनिया पर भारतीय वेदांत की डंका पीट दिया। लेकिन हम आपको वेदांत एक शिक्षक के रूप में समझा रहे थे, इसी उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अब कहीं आपसे पूछ देगा कि 4 वेद है तो 5वां वेद कौन है? बीपीएससी में 3-4 बार पूछे। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन उलट के देखिएगा तो आपको मिलेगा 5वां वेद, यानी वैदिक ग्रंथों के बाद। क्षमा करना, शिक्षक के रूप में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जरा विद्रोही स्वभाव के हूं तो मैं बोलूंगा। सबसे अनर्गल पुस्तक शिक्षकों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में गलत धारणा भरने वाली पुस्तक पुराण, इसे ही कहा जाता है 5वां वेद। ये धारणा गलत क्यों रखा जाता है, इसका स्पष्टीकरण ले लो। नहीं तो हमारे शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां कह दिए तो बवाल हो गया इस देश में, राज्य में नहीं देश में। कहीं मेरे बात का भी तुम रोड पर कह दो कि सतीश सर ने आके कहा कि गलत धारणा भरने वाली पुस्तक है। राइट, इतिहास के छात्र हूँ, साक्ष्य से अलग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पुराण में कहा गया है, पुराण में कहा गया है कि भारत के एक राजा हजार वर्ष तक शासन करते हैं। ये तो निसंदेह मानव की आयु मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में 100 से ज्यादा आंका गया है। अरे दादा परदादा एकांत वो 100 वर्ष जी गए, वो ईश्वर की अलौकिक कृपा में बना होगा, लेकिन 100 वर्ष मानते हैं। लेकिन वेद में 1000 वर्ष, सॉरी पुराण में हजार वर्ष की राजा की बात की गई। पुराण में ये क्या कहा गया, ये क्षीर सागर, भारत में कौन चीज की नदी बहती थी? और दूध में देखते होंगे एक बड़ा सुरक्षित देवता तैर रहे होंगे, उसकी उनके पीछे अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसा मिसाइल लगा हुआ। मिसाइल कौन है? शेषनाग नहीं, लेकिन पूरा पुरुषार्थ से, घमंड से चूर वो देवता होंगे। उनकी पत्नी 24 घंटा उनका पैरे टिकते रहती, नहीं देखे होंगे? विष्णु नाम जी के वो देवता है, वो इतने थके हुए हैं कि उनकी पत्नी 24 घंटा पैर ही टिक रही, इतने सुरक्षित है कि शेष नाग से। आज मैं 1.5 लाख रुपया पेमेंट उठाता हूँ, जरा सोचो, आज के लोकतांत्रिक देश में हम अपने ही घर में अपने पत्नी को जाके कहूंगा चलाइए विष्णु जी आ गए पैर दाबिए, तो मैं दावा पकड़ेगी या विष्णु के पैर के वो हाल करेगी। नारी सशक्तिकरण, पौराणिक बातें नहीं है कि 1.5 लाख रुपया कमा के लाइएगा तो आपका पैर टिपाएगा। भारतीय संविधान दोनों की नागरिकता सेम दी है। आप जितना कमा के लाते हैं उससे 4 गुना ज्यादा वो घर में काम कर देती है। सोचिए ना, बच्चे पालने का कोई मूल्य है? सुबह सुबह उठते पराठा बना देने का कोई मूल्य है? स्त्री मार का शर्ट पैंट प्रेस करने का कोई मूल्य है? हम लोग अकर के पहनते हैं, तो क्षमा करो जरा भटक गए थे, मैडम भी सोचेगी कि सतीश जी क्या बोलने लगे। तो भाई मेरे, पुराण को हम 5वां वेद पर टिक लगाते हैं, लेकिन हम सन्यासी विद्रोह का उदाहरण दे रहे थे, फकीर विद्रोह। जो भी घटनाएं हमारे राज्य के प्रांगण में हुई है वो तो बीपीएससी के और यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
और पाटलिपुत्र तो पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया तो यूपीएससी का प्रश्न होगा ना कि चौथे वेद यानी अथर्व वेद में मगध की चर्चा हुई। हर्यक वंश के प्रतापी सम्राट ने इसकी शुरुआत की और नंद वंश तक भारत का संपूर्ण साम्राज्य पाटलिपुत्र से जाना जाने और मौर्यों ने अपनी साम्राज्य को भारत के सीमा से भी बाहर फैला नहीं। तो इतनी लंबी कहानी हम लोग को केवल पाटलिपुत्र से पढ़ना है। हम तो आज भी दावा के साथ मांग करते हैं इस देश का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसा हो जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली गई, हम दिल्ली से हिंदुस्तान की राजधानी पाटलिपुत्र ले आए तो हम लोग के लिए सौभाग्य होगा। संभवतः भविष्य में ऐसा हो भी जाएगा। तो भाई मेरे उदाहरण आपको हम दे रहे थे कि सन्यासी विद्रोह और फकीर आंदोलन जो हमारे ही राज्य के प्रांगण में हुआ है, हम लोग ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट गड़बड़ जवाब देते हैं। कमी यही है कि हम मेहनत नहीं करते। शिक्षकों पर कभी दोषारोपण नहीं करो कि उन्होंने नहीं बताया या नहीं जान रहे। तुम भी तो अच्छे अच्छे किताब का अध्ययन करो। एक मात्र किताब पढ़ोगे शेखर बंदोपाध्याय का, कोई पढ़े हो पलासी से विभाजन तक? कोई नहीं, खरीद लेना, आज ही खरीद लेना। लेकिन जनरल स्टडी के लिए इस किताब पढ़ने से पहले एक किताब पढ़ लोगे तब ये किताब समझ में आएगी। हिस्ट्री की आर्थिक भारत का एक किताब जसपाल एवं ग्रोवर का है, जरूर देखे होगे तुम लोग। भारतीय इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, भारतीय इतिहास एक नवीन मूल्यांकन पढ़ लेना। और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के टीचर शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है पलासी से विभाजन तक। उनका पहला चैप्टर ही सन्यासी विद्रोह का पहला पंक्ति, दूसरा फकीर आंदोलन। तो चूंकि हम आज क्लास नहीं ले रहे हैं, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर बता देते हैं, थोड़ा गंभीरता से पढ़ना। सन्यासी विद्रोह की घटना अलग है और फकीर आंदोलन की घटना अलग है। लेकिन किताबों में और इतिहास के पढ़ने वाले शिक्षक जो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, दोनों आंदोलन को समवेत पढ़ा देते हैं। परिणाम है कि तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी और गलत करते। कई किताब हम देखे हैं जो बिहार के अशोक राजपथ पर बिकते हैं, उसमें सन्यासी विद्रोह के नायक मजमून साहब का नाम है, नायिका देवी चौधरानी का नाम है, जो पूरी तरह दरअसल सन्यासी विद्रोह एक लंबे समय तक चला और फकीर आंदोलन कम समय तक चला। जब 1757 की लड़ाई पलासी में अंग्रेजों ने जीत लिया बंगाल को और बक्सर की युद्ध 1764 जीतने के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज प्राप्त कर लिए, तो बंगाल बिहार उड़ीसा के ऐसा शोषण किए कि अकाल पड़ गया। ये शायद भारतीय जीवन का पहला भयंकर अकाल था। 1770 बीपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि 1770 के अकाल में बिहार के कौन से जाति ने विद्रोह किया था? कोई बताओ। सर हिंदू, नागा और वो तो बात का तुम क्वेश्चन बता रहे हो, सन्यासी विद्रोह पढ़ा कर फिर तुम प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा कि 1770 में अकाल का पहला विद्रोही रूप बिहार के कौन जाति, जाति कहने का मतलब घबराओ मत, बीपीएससी के 2 क्वेश्चन आते हैं बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, आते हैं ना। 44वीं में फर्स्ट पेपर में भी पूछे हुए था और सेकंड पेपर में पूछे हुए था 90 के बाद जाति की भूमिका। और अब बिहार सरकार केवल जातीय जनगणना करा रहा है जो पूरे देश को तरंगित कर दिया है ना। उत्तर प्रदेश में इसके लिए विधानसभा में जूता बैदार हो रहा है, यहाँ भी जातीय जनगणना। तो हिस्ट्री में तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, बीपीएससी में 3-4 बार पूछा है। 1770 में जब अकाल पड़ी थी तो बिहार का सबसे एक कमजोर जाति, बड़ा मेहनती जाति आंदोलन किया था, नोनिया विद्रोह। राइट, नोनिया जानते हो ना? मिट्टी काट के और अंग्रेजों के लिए सोरा बनाते थे रेत मिट्टी से। डच लोग खरीदते थे और पटना कॉलेज के हेडक्वार्टर, आज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है पटना कॉलेज का, वो डचों का गोदाम पहला वो सोरा रखते थे यहाँ। और सोरा वैशाली से, चंपारण से, सारण से, मोतिहारी और बेतिया से कलेक्ट किया जाता, क्योंकि बारूद वाला काम में, विस्फोटक में बड़ी आवश्यकता थी इस सोरे का। तो 1770 में नोनिया विद्रोह की बीपीएससी पूछती है। और सन्यासी विद्रोह चला था 1763 से 1820 तक, खत्म तक तुमको एक टाइम पीरियड मारना पड़ेगा। तो 1700 से लेके 1800 ये सन्यासी विद्रोह चला, जबकि फकीर आंदोलन चला था 1776 से 1777। अभी एक विद्यार्थी ने कहा सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया, एकदम ठीक बोले।
सन्यासी विद्रोह में 3 तरह के सन्यासी थे और आंदोलन करने वाले दर्जन लोग थे। सन्यासी विद्रोह में थे नागा और गिरी संप्रदाय। लेकिन यूपीएससी का अगर जब आप पढ़ाते रहेंगे हम, तो ये नागा और गिरी को भी हम साइड कर देंगे, बीपीएससी तक चल जाएगा। क्योंकि बीपीएससी का कॉपी वही पढ़ाने वाले टीचर देखते हैं जो पढ़ा रहे हैं, जैसे सतीश पटेल देख लेंगे तो हम सोचेंगे कि तो हम यही तो पढ़ाएं। लेकिन यूपीएससी की कॉपी एक साथ 4 यूनिवर्सिटी के 4 स्कॉलर देखते हैं, वो माइनस कर देंगे क्योंकि उनकी काफी नॉलेज है। तो ये सन्यासी जो अभी एक स्टूडेंट ने बोला, नागा और गिरी, ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी हो गए थे, इसलिए लाठी चलाना, तलवार भाला चलाना भूल गए। लेकिन एक सन्यासी था दशनामी संप्रदाय का सन्यासी। 10 नामी, दवा दांती सौ नौकरना मौद्रिगमी, ये 10 नामी लोग बड़े ही लड़ाकू थे क्योंकि इन्हें सशस्त्र अनुयायी था। सशस्त्र उस समय तो तलवार तो नहीं रहा होगा, बस त्रिशूल। अभी भी हमारे सन्यासी लोग त्रिशूल से ही अटैक कर देते हैं कहीं कहीं। भाला एक होता है, अर्छा, राइट, हाँ, यही सब क्यों रखते थे? ये 10 नामी लोग भूस्वामी थे, मसाले का व्यापार करते थे, सूद पर पैसा लगाते थे, कच्चे रेशम का व्यापार करते थे, इसलिए इनके पास ताकत थी। और जब अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जमींदारी सिस्टम लागू कर दी, इन 10 नामियों के जमीन को एक्वायर कर लिया, टैक्स बेहिसाब कर दिया। 10 नामी अपने अनुयायियों के साथ बंगाल, बिहार में लाठी तलवार से अंग्रेजों को तबाह करने लगे। अंग्रेजों के कारखाना मतलब ये मत समझना फैक्ट्री, कारखाना मतलब गोदाम, हाँ गोदाम, वेयर हाउस, राइट, वेयर हाउस। तो ये 10 नामी वेयर हाउस पर अटैक कर देते थे, सामने वाला अंग्रेज के कोठी पर अटैक कर देते थे, नकदी लूट लेते थे, अन्न पानी लूट लेते थे और हत्या भी करते थे। यहीं पर यूपीएससी में पूछा गया था कि सन्यासी विद्रोह क्या कृषक विद्रोह? राइट। ये 10 नामी के साथ तमाम बंगाल, बिहार के वो किसान सम्मिलित हो गए जो अस्थाई बंदोबस्त से, जमींदारी बंदोबस्त से, वैसे किसान जो जमीन से बेदखल हो गए, वैसे जमींदार जिनकी जमींदारी नीलाम हो गई, वैसे सैनिक जो सेना से निकाल दिए गए। स्वाभाविक के ताकत बढ़ जाएगा। और ये लोग सन्यासी के रूप में लूटपाट करना शुरू कर दिए। इसीलिए इस सन्यासी विद्रोह को यूपीएससी में पूछा जाता है कृषक विद्रोह। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक बड़ा विद्वान अंग्रेज हुआ करता था, बाद में वह बड़ा गलत किताब लिखा था। पहले तो विद्वान था, बाद में गलत किताब लिखा था। तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के। इंडियन मुसलमान्स लिखा गया और उसी के आधार पर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में विषाक्त भर दिया। ये इंडियन मुसलमान्स लिखने वाले थे विलियम विल्सन हंटर, W हंटर। यही हंटर अरब में बड़े विद्वान थे। उन्होंने पूरे बंगाल, बिहार का जमीनी हकीकत उन्होंने लिखा था। उनके किताब का नाम है, खूब पूछता है, एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। इसी एनाल्स मतलब वार्षिक घटना, हाँ, एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल में ये W हंटर ने ही इस सन्यासी विद्रोह को कौन सा विद्रोह कर दिया? किसान विद्रोह। बस यही यूपीएससी में क्वेश्चन डाला जाता है। बात समझ गए? लेकिन अभी एक प्रश्न को आगे आ जाओ। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन आता है, तो फिर इसको सन्यासी विद्रोह किसने कहा? इस विद्रोह का दमन करने वाला गवर्नर जनरल, इसे सन्यासी वारेन हेस्टिंग्स ने इसे सन्यासी विद्रोह कहा। बात समझ गए? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। चूंकि ये सन्यासी विद्रोह बंगाल, बिहार में हुआ था, इसका नेतृत्व करता कौन थे? इसके नेतृत्व करता थे द्विज नारायण और केना सरकार। बंगाल का एक बंगाली और दरभंगा का एक ब्राह्मण, द्विज नारायण और केना सरकार इसको आगे बढ़ाए। बात समझ गए? और हम लोग के जैसे किसान सेना से निकाले गए, हम ही लोग में से रहे होंगे। हम ही लोग में से कोई अमीर छोटे जमींदार जिनकी जमींदारी नीलाम हो गई होगी, करोगे अस्थायी बंदोबस्त में कि निर्धारित तारीख को सूर्यास्त के समय तक अगर जमींदार टैक्स अदा नहीं किया तो उसकी बेदखल नीलामी हो जाती थी। करोगे? सनसेट लॉ मौका मिलेगा तो सनसेट लॉ, राइट, सनसेट लॉ। कोई बताओ सनसेट लॉ कब लागू हुई थी? यही क्वेश्चन पूछेगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई 1793 और सनसेट लॉ बस 1 साल बाद
94 राइट, 1794। चलो कभी आएंगे तो उसको विस्तार से बताएंगे। तो भाई मेरे, ये सन्यासी विद्रोह बता नहीं दिया, बस तुम गलतफहमी न कर लो इसलिए थोड़ा सा। और फकीर विद्रोह अलग है। वो मदारी नाम के वैसे मुस्लिम लोग जो सूफी फॉलोवर्स थे, एक तरह से सूफी अनुयायी, सूफी पढ़े हो ना 9वां 10वां में भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर में, हाँ, तो वो सूफी लोग थे। और मुगल काल में मुगल शहंशाहों ने उन मदारी लोगों को माफीनामा यानी लगान मुक्त भूमि देते थे। अरे लगाने मुक्त भूमि दरभंगा महाराज महेश जी को दिए थे मुगल सम्राट अकबर, जिस पर दरभंगा महाराज बन गए। लगाने में गाना सुन लिए, खुश हो गए, दे दिए। जमीन बांटने में और पदवी बांटने में तो मुगल शहंशाह दुनिया के सबसे बड़े थे ना, नहीं बड़े थे? यस सर। जैसे एक कहानी कहता हूँ, सॉरी बहन थोड़ा सा भोजपुरी में आ जाऊंगा, क्षमा करेंगे। एक फिल्म देखे होंगे मुगले आजम, मुगल बादशाह का रोल किए हुए पृथ्वीराज कपूर, ये हुए है ना। घरवा में आकर पता लगाता है कि बेटवा कहाँ गया है, बेटा का रोल किए हुए है दिलीप कुमार, है ना। चलो हम इतिहास की बात करते हैं। हाँ, ये लोग नहीं देखे होंगे इसलिए हम इतिहास की बात करते हैं। अपने निर्णय पर अकबर का कोई जोर नहीं था, यस और नो में ही जानता था अकबर। घर में आया, चलो आज के लफ्ज में बोलते हैं बेगम साहिबा, मैडम वाइफ से पूछी युवराज कहाँ है, मतलब सलीम। बोली होगी बेचारी घबरा के, मोटरसाइकिलवा निकाल के कहीं चौमिन खाए गए हो। क्षमा करना, पता नहीं उस समय खाना क्या रहा होगा, लेकिन अभी तो हमारी पत्नी पूछेगी तो यही ना कहेंगे बेटवा निकल गया होगा बोरी रोड में चौमिन खाने। तो बोला कि और कहाँ जाएगा, तो संजय उद्यान पार्क में चल जाते। ओकरा बाद अकबर संजय उद्यान पार्क में घूम गया, अटल पथ से अपन रथ दौड़ा दिया, उन्हें झुरमुट में पकड़ा गया। शाहजहां को बढ़ते हुए देखा, सलीम भाग गया, लेकिन एक लड़की वहां रुक गई। जब प्यार किया तो डरना क्या, मुझे लगे मैं पड़ गया हो ना, वो रुक गई। अकबर कहा कि भाग, शाहजहां अकबर के सामने युवराज भाग गया, लेकिन ये लड़की में इतनी हिम्मत। खुश हो गया अकबर, भाई लड़की इधर आओ, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हो गई, सलीम के भागने पर तुम खड़ी हो गई, तो गोली मारो। जो भी कुछ जवाब दी, अकबर खुश हो गया। मैं तुमको कहा ना कि अकबर पदवी और जमीन बांटने में कितना खुश था, क्योंकि हड़बड़ा के क्रोध में आया था बेटा को खोजने, इसलिए मणि में पैसा उसे अकबर भूल गया था, लेकिन पुरस्कार तो देना है। कहाँ है वह खड़ा अकबर? संजय गांधी पार्क में। ऐसे हाथ बढ़ाया, अनार के पेड़ के नजदीक हाथ चला गया, और वो अनार का कली हाथ में मिल गया, तोड़ के लो, आज से इतिहास तुम्हें अनारकली के नाम से। जबकि इतिहास के किसी भी पात्र को हम लोग अनारकली नहीं पढ़ा है। समझ गए? समझ गए ना मेरा कहने का सेंस? यानी मुगल शहंशाह रास्ते में भी कोई चीज अगर बांट दिया तो इतिहास के पन्ने पर भारतीय समाज में छा गया ना। हालांकि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में न कोई अनारकली पर हो गए और न कोई जोधाबाई पर, समझे? जोधाबाई अकबर की पत्नी नाम की कोई महिला नहीं, हरकूबाई थी, हरकूबाई, राइट। जोधाबाई नाम की पत्नी जहांगीर की बनी। जब इतिहास पर हो गए तो कंट्राडिक्शन। लेकिन फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले को क्या लेना देना? फिल्म बनाने वाले सीरियल को क्या लेना देना है? जब तुम पढ़ोगे प्राचीन भारत का पहला गणतंत्र लिच्छवी, तो एक पिक्चर आम्रपाली भी हम लोग देखे थे, तुम लोग नहीं देखे हो, देख लेना कभी टीवी पर देगा। उसमें हीरोइन है बैजंतीमाला और हीरो है सुनील दत्त। उसमें डायरेक्टर कभी वैशाली पढ़ा नहीं और फिल्म बना दिया। अजात शत्रु आम्रपाली के लिए आक्रमण करने जाता है वैशाली पर, तो ये भी दिखलाया है कि अजात शत्रु के बाप भी उस पर आक्रमण करने गए। अब बाप बेटा दोनों आम्रपाली के चलते, जो बड़ा ही गलत और रॉन्ग है। क्योंकि आम्रपाली के पहले, यानी हम लोग ना पढ़े हैं, अरे युक्ता मुखी नाम बोलो ना भाई, मिस यूनिवर्स का, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग है ना मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये लोग वैसे ही ना वैशाली में चुने जाते थे। तो आम्रपाली के पहले पुष्पगंधा थी, और पुष्पगंधा के समय मगधपति यानी अजात शत्रु के पिता शासन कर रहे थे। तो फिल्म वाले को तो कभी ये चक्कर में बताना, इतिहास की जवाब जानने के लिए ऑथेंटिक बुक पढ़ना। बीपीएससी में पहला कंडीशन 40 से 42 इतिहास से क्वेश्चन रहता है ना? 15 से 12 बिहार से रहता है,
अब 20 से 25 करंट रहता है। जरा बताओ, ये तीनों सेक्शन जिसका मजबूत हो जाएगा कभी छटेगा बीपीएससी में। साइंस का अच्छा स्टूडेंट है तो और कमाल हो जाएगा, अगर साइंस से अच्छा स्टूडेंट तो और कमाल हो जाएगा। तो इतिहास को बड़ा तथ्य रूप से पढ़ना। चलो फिर मैं आ जाता हूँ जल्दी, मैडम का भी बहुत टाइम हम ले रहे हैं। फकीर आंदोलन में कभी गलती मत करना, क्योंकि फकीर आंदोलन का शुरुआत वही मदारी लोग किए थे जिन्हें अपनी जमीन थी, सूद पर पैसा लगाते थे, सशस्त्र अनुयायी था, उनकी जमीन छीन ली गई और टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया। तो उसी मदारी पासी में से मजनून शाह रिवोल्ट कर दिया। लंबे समय तक अंग्रेजों को तहस नहस किया, बेचारा मारा गया। तब उसके बाद दूसरा नेता हो गया चिराग अली शाह, और चिराग अली शाह को साथ दिए थे दो हिंदू नायक, एक नायक और एक नायिका, जिसमें एक भवानी पाठक थे और एक देवी चौधरी। हालांकि सारी चर्चा आनंद मठ में वकीमचंद चट्टोपाध्याय या चटर्जी दोनों नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किया है, लेकिन दोनों को बांट के किया है। समझ गए ना? आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन में उन नायकों का नाम जो सन्यासी से संबंधित थे, और फकीर आंदोलन में उन नायकों का नाम जो फकीर आंदोलन से। कभी दोनों एक तरह का आंदोलन नहीं था। वैसे ही जैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भारत के जमीन पर एक साथ चला, लेकिन दोनों आंदोलन का दो नेता थे, दो फॉलोवर्स थे ना भाई? Yes, sir. अरे कहीं कहीं सभी थे, ठीक है। अभी भी हम लोग अजमेर में ख्वाजा नवाज शरीफ के यहाँ हिंदू भी लोग जाते हैं चढ़ाने, लेकिन संत तो है वो सूफी, संत तो है सूफी, वो तो कोई निर्गुण और सगुण के संत नहीं है। लेकिन चूंकि उन लोगों का इतने उदारता पूर्वक विचार था कि वो हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं समझते, समझ गए? तो भाई मेरे, चलो आज मोटिवेशन क्लास है, मैडम की ओर से भी अच्छा बोलने का तो बड़ा मन है, लेकिन तुम लोग को बीच में आते रहेंगे। देखो भाई मेरे, कोई भी तैयारी महंगा मेहनत का नहीं, हंसते हंसते तैयार करो। मैं कुछ वर्षों से प्रोफेसर बना हूँ, प्रोफेसर क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बना। प्रोफेसर तक तो हमारा प्रमोशन भी नहीं जाएगा, तब तक पहले ही मैं रिटायर कर जाए, एसोसिएट बनते ही रिटायर कर जाएंगे। लेकिन एक लंबा जीवन हम पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में संघर्ष में किया, और पूनम साक्षी है कि मैं बेरोजगारी में यहाँ पढ़ाता था, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के वहाँ पढ़ाता था, पटना कॉलेज में 9:30 में क्लास लेता था, और पीजी का क्लास लेता था दरभंगा हाउस में, और 8 से 9:30 पौने तक अपना एक प्राइवेट दुकान खोले हुआ था पटना यूनिवर्सिटी के सामने, बिना कोई बैनर पोस्टर के, यानी कोचिंग के टाइप पर। उस समय में जो कमाता था संघर्ष के दौर में, आज के पेमेंट से ज्यादा, आज के पेमेंट से। और यही कारण है कि सर ने जो एक तारीफ कर दिया, हालांकि उतने तारीफ लायक तो हम थे नहीं, अपने दोनों बेटियों को उसी तरह पढ़ाया। जो कोरोना आने के पहले बड़ी बेटी स्टेट टॉपर बनी और हिंदू कॉलेज में गई, और इस साल दूसरी बेटी स्टेट टॉपर बनी, क्योंकि इस बार बीए में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी नहीं होगा था, फिर इस बार होगा, तो उसमें टॉप की, इसलिए दोनों बहन हिंदू कॉलेज में ही गई। अभी 15 तारीख को मेरी बड़ी बेटी हिंदू कॉलेज की टॉपर, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर बनी है। एक पेपर में एक क्वेश्चन गलती हुआ है, बाकी सभी में 100%। तो संघर्ष के दौर में न मैं टूटा। कभी कभी कहती नहीं थी पूनम कि सर 1 बजे के बाद वाला क्लास क्या कीजिएगा, उनकी 1 बजे तो मेरी बेटी की छुट्टी हो जाती है, मोटरसाइकिल से पहुंचाते थे, अब फिर घरे ले जाते थे, और फिर गरम गरम दाल भात सब्जी जो सामर्थ्य जल्दी बना के खिलाते, और फिर बाद वाला क्लास में चलाते थे। कभी पूनम को कहते कि खिला उला हम चलाएंगे, तब तक किसी दूसरे सर से चला, और फिर मैं चलाता था मोटरसाइकिल। इस तरह का दौर था, खूब पढ़ता था, खूब मजा आता था। नौकरी हो गई, निकम्मा हो गए, किताब भी उलटने में आसपत हो गया, समझ गए? नौकरी हो गई, हम निकम्मा हो गए, किताब उलटने में आसपत हो जाता, खाते ही नींद आने लगता है, और उस समय खाते भी पड़ता था। इसलिए तुम लोग को ये उदार वसीयत है कि मेहनत से मत घबराना, अच्छी किताब पढ़ते रहना, खूब दिल खुश हो जाएगा। मेरा नंबर पूनम से ले लेना, कहीं कुछ फंसना, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में फंस के हमको फोन लगा देना, हम 2+2 नहीं जाते हैं। तो हिस्ट्री, जनरल स्टडी, बिहार से संबंधित कोई बात में तुम लोग तो लगता है कि तुम लोग पूरे बिहार के हो, कोई हो गए सासाराम के, कोई वैशाली के, कोई मुजफ्फरपुर के हो ना भाई? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जगह के हो, पूरे बिहार के हो। यस सर। हमको भी मजा आएगा, तुम लोग फोन करोगे सर हम कटिहार के फलना बोल रहे हैं, सर हम पूर्णिया के मुकेश बोल रहे हैं, नहीं मजा आएगा? यस सर। प्री एग्जाम से ट्रेनिंग सेंटर से तो बड़ा अच्छा लगेगा। कभी पूर्णिया उर्निया घूमने जाने का मौका मिलेगा तो तुम लोग कह देगा सर मेरे घर ठहर जाइएगा, मछली भात हो जाएगा खाना आपका।
तो भाई मेरे, मेहनत के लिए खूब घबराओ मत, अच्छी किताबें पढ़ना। यहाँ अच्छे अच्छे टीचर आएंगे पढ़ाने, और अच्छे टीचर से बेहतर है कि तुम तो खुद अच्छे विद्यार्थी, टीचर में कमी और अधिक खोजने की कोशिश मत करना, नहीं समझे? मैंने टीचर से तालमेल बना के जीवन पढ़ना, बड़ा फायदा होगा। अगर तुम कोई प्रश्न हमसे कर दो, हमें नहीं जवाब हो, तो तुम मुझे मौका दो कि मैं कल तुम पढ़ाऊं। अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं दावे के साथ बेहतर जवाब की तैयारी के साथ कल आऊंगा, नहीं? तो ये पेशेंस रखना। या फिर कोई अच्छी किताबें जानना हो तो शिक्षक से पूछ के सर इसमें वाला बात कहीं और मिलेगा, तो टीचर तुम्हें जरूर बताएंगे कि फलाने किताब। कैसे तुम्हें बता दिए कि जसपाल में गुरुवर के आधुनिक इतिहास एक नवीन मूल्यांकन कीन के पढ़ लेना, और बाद में ये बंदोपाध्याय वाला किताब पढ़ना। अगर कहीं नई बातें होगा तो फिर तुम लोग फोन करके पूछ लेना। बीच बीच में जब मौका मिलेगा तुम लोग को भी हम फोन करके कह देंगे कि फलना दिन हम आएंगे, तो एक दिन पहले तुम लोग को बता देंगे कि सर फलना दिन आने वाले, समझ गए? तो बहुत सारी बातें हैं, बिहार के जनरल स्टडी में भी सारी बात बताएंगे। दूसरी बात है, बार बार मैडम हमें याद आ रही है, मैडम का आदेश है कि तुम लोग नहीं, तुम लोग स्वयं वीर जवान हो भाई मेरे। शुद्ध हिंदी में वीर जवान को आदेश क्या देना है? बस एक तकनीकी रूप से तैयारी करने के तरीका सीखना है। बात नहीं समझ गए? ऐसा कभी मत सोचना। मेरा जवानी और मेरी बेटी की पढ़ाई के टाइम में स्पेशल खाना घर में बनता था, भिंडी के भुजिया रोटी, जल्दी हो जाता था। मैं भिंडी की भुजिया जल्दी निकाल लेते थे, रोटी बना लेते थे। तो भिंडी के भुजिया और रोटी भी वही मन से खाते हैं जितना कोई कीवा और कबाब खाता होगा, नहीं समझे? प्रेम से, वही सामर्थ्य है, वही में तुमको एनर्जी मिलेगी। तुम सोचोगे कि अरे बाप ये से भी अच्छा खाना मिलेगा, भाई ऐसा मत सोचो। खाने पीने के मामले में जो तुम्हें सामर्थ्य है खाओ, लगन से पढ़ो, वही में संतुष्टि मिलेगी। बात समझ गए ना? कभी ये मत आने देना कि आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है तो हम नहीं। बहुत सारे ऐसे लड़के हो गए जो तुम लोग 9वां 10वां में पढ़ाते हो गए। मेरा दावा है कि 9वां 10वां में अगर 2-4 लड़के को कहीं पढ़ा ले रहे हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक तो कंप्लीट हो रहा है ना बहुत सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी जो पढ़ाते हो वो तो तुम्हारा सही बुलंद हो रहा है। आखिर बीपीएससी का, अब यूपीएससी का क्वेश्चन होता क्या है? 9वां 10वां 11वां का क्वेश्चन होता। एक और नसीहत दूंगा तुम लोग को, अब थोड़ा सा सिलेबस बीपीएससी का बदलते जा रहा है, तो सभी लोग तुम लोग 12 वाला हिस्ट्री का तीनों वॉल्यूम खरीद लेना। 12वीं के हिंदी के इतिहास की कुछ बातें, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, इसी से क्वेश्चन डालना, समझ गए? तीनों भाग ले लेना। प्रथम भाग में प्राचीन है, द्वितीय भाग में मध्यकालीन है, पूरा नहीं है लेकिन न्यू वाला एडिशन, और एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हो अंग्रेजी ले लेना, जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हो हिंदी ले लेना। उसमें बहुत सारे चैप्टर है कि तुमको बीपीएससी के मेंस में पहला चैप्टर 3रे पार्ट का है संथाल विद्रोह। तब तुम समझोगे कि संथाल से पहले पहाड़िया कैसे आए और क्यों बीपीएससी में विद्रोह पूछता है, समझ गए? तो चलो कम से कम हम कितना बोले। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो सर? हाँ, अगर कुछ इतिहास की बातें पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हो, भेज से नो डाउट। अगर कोई नया चीज पढ़े हो, कोई नई बातें जानना तुम्हारे दिमाग में आया हो तो पूछ सकते हो। चलो कोई बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो, आगे एकदम एकदम स्वागत है, बोलो। सर याद किया हुआ डेट भूल गए। डेट, अच्छा बैठो चलो। 8वां 9वां में विज्ञान में पढ़ी हो कि जब हम कोई चीज कंठस्थ कर लेते हैं तो कंठस्थ सब कितने सेकंड के बाद भूलने लगते हैं? मतलब टीके में लगाओ, याद किया हुआ बात कितना सेकंड में भूलना शुरू कर देते हैं? 20 सेकंड के बाद। पढ़े हो ना एकदम वैज्ञानिक क्वेश्चन। 20 सेकंड के बाद व्यक्ति अपना याददाश्त की बातें भूलने लगता है। तो याद कैसे रहता है? रियाइज हम करते रहते हैं, रियाइज करते रहते हैं। तब तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि सर सब ईस्वी भूल जाते हैं, 2 अक्टूबर किस लिए जाना जाता है? गांधी जयंती। सब चुप रहो, केवल इससे पूछ रहे हैं। गांधी जी का जयंती एंड 15 अगस्त क्यों जानते हैं? 26 अगस्त क्यों जानते हैं? ये तो कहीं नहीं भूल रही हो। नहीं, 26 जनवरी। तो जब तुम 26 जनवरी नहीं भूल रही हो, 15 अगस्त नहीं भूल रही हो, 2 अक्टूबर नहीं भूल रही हो, यानी कि अति महत्वपूर्ण चीज तुम याद रख रही हो ना? हाँ राइट। तो मेरा कहना ये है कि अनर्गल बातें जो सन ईस्वी में याद करना है वो न याद करो। अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बातें का रियाज करो। पलासी युद्ध किस तारीख को हुआ न आज तक पूछा गया है, न पूछा जाएगा। बक्सर युद्ध किस तारीख को हुआ है, न आज तक, बस बक्सर युद्ध 1764। 22 अक्टूबर कभी नहीं पूछा गया है, समझ गए ना? तो जब कभी आएंगे
तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ईस्वी सन तुम लोग को स्वयं बता देंगे तो तुम लोग नहीं भूल पाओगे। समझ गए ना। हम तब भूलने लगते हैं जब बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा याद करने के लिए हम समझते हैं कि आधुनिक भारत में 100 से 125 तिथियां याद रखोगे उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। जिसमें 50 को केवल याद रखोगे तो घटना के साथ अगर कहानी पढ़ोगे ना तो तुमको स्वतः याद होते चला जाएगा। 30 जनवरी 48 को गांधी जी की हत्या हो गई तो हम लोग को तो 30 जनवरी ऑलवेज याद रहता है ना, क्योंकि गांधी जी मारे गए। लेकिन नेहरू जी काफी इंपॉर्टेंट, जीवन भर प्रधानमंत्री रहे, उनकी तारीख मरने की हमें याद नहीं है क्योंकि कभी पूछा नहीं है। समझ गए ना। गांधी भी इंपॉर्टेंट और नेहरू भी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रश्न उत्तर में कभी नेहरू जी के मरने की दिन नहीं पूछा है, केवल गांधी का पूछा है। काहे? क्योंकि नेहरू प्राकृतिक रूप से मरे, इसलिए मरने के दिन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, लेकिन गांधी को गोलियों से भूस दिया गया। बात समझ गए। इसलिए अमेरिका में बड़े बड़े भूकंप है, डेट नहीं पूछता है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जिस दिन वायुयान ने अटैक किया वो डेट पूछता है। राइट, एकदम, इसलिए वो डेट पूछता है। हमारे संसद पर जब अटैक हुआ तो वो डेट पूछता है। यानी अति महत्वपूर्ण घटनाओं का एक सारणी बना लेना, फिर कभी आएंगे तो तुम लोग को हम बताते रहेंगे। चलो कुछ अगर पूछना हो तो अभी पूछना हो, तो फिर आते रहेंगे तो पूछते रहना। थोड़ा देर में भी कोई नई बातें भी में आएंगे तो पूछ सकते हो। ठीक है संजय भाई। जी जी। थैंक यू सतीश सर, आपने अपने गौरवशाली ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। और जो हमने आपके बारे में आकलन किया वो गलत नहीं था, एकदम बिल्कुल सही है। ज्ञान का प्रकाश का एक कण आप लोगों के निकट पहुंचा होगा और इनका बात का सार यही है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो लड़ना है। लड़ना किससे? दूसरे से नहीं लड़ना है, अपनी बुराइयों से लड़नी है, अपनी कमियों से लड़नी है, अपनी अज्ञानता से लड़नी है, और ज्ञान के लेवल को बढ़ाना है। अभी आपने ज्ञान को लेवल को देखा है। ये जो ज्ञान का लेवल है यही व्यक्ति को परम सुख का एहसास देता है, और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। और यदि आपका ज्ञान का लेवल एक सही है तो आप रोटी और भिंडी का भुजिया में भी आनंद आप कबाब का लेंगे। ज्ञान का लेवल बताता है। संतोषम परम सुखम, जो संतोष व्यक्ति भुजिया रोटी खाकर करता है वो कहीं और से नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें लगता है कि यह परंपरा चलनी चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान का लेवल है हमारे बच्चों में भी आए, एकदम निश्चित रूप से सर कहते हैं। और हम चाहेंगे इस तरह का प्रोग्राम बार बार होता रहे, और डायरेक्टर महोदय से हम विनती करते हैं इस तरह का प्रोग्राम महीना में एक बार होते हैं। महीना में एक बार देखना। तो इससे क्या होगा कि आपका परीक्षा फल लेवल, ज्ञान लेवल बढ़ता जाएगा। मोटिवेशन जो होता है आजकल जो भी विकास करता है ड्यू टू मोटिवेशन एंड लेवल, याद रखना है। तो दोनों का एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन है, और यदि ये दोनों जीवन में होता है तो हमें नहीं लगता है कि हम असफल होंगे, हम सफल होकर रहेंगे। यह तय है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब वेदायो युत्सव माम का पांडवा सैव किम कुवर्त संजय। अर्थात युद्ध भूमि में क्या हो रहा है इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि जैसा व्यक्ति एक होना चाहिए, ये तय है। और समय समय पर वो आपका आकलन भी कर सके और मोटिवेट कर सके। और इसी के साथ हम आपको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि सर को बुके के माध्यम से मैडम सम्मानित करेंगे, उसके बाद अपने आशीर्वचन के माध्यम से लोगों को संबोधन करेंगे। राजी
तो मैं चाहूंगा धन्यवाद आपको। और अरे वाह वाह। हाँ सर, पूनम के अथी पर भेज देना। धन्यवाद सतीश सर और मैडम। अब हम चाहेंगे कि हम लोग को जो निर्देशित कर रहे हैं उनके माध्यम से उनके जीवन का अनुभव अपने जीवन में हम समाहित करेंगे कि कैसे हम जीवन में सफल हो। मैडम आपका स्वागत। आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता श्री सतीश कुमार पटेल जी, डॉक्टर सतीश कुमार पटेल जी, श्री संजय कुमार जी और प्रिय बच्चों, आज हमने आपके लिए ये प्रेरणा सत्र का आयोजन किया था क्योंकि आप लोग जिस लड़ाई में अभी लगे हुए हैं, लड़ाई ना कहें संघर्ष कहें, जिंदगी में कुछ बनने के संघर्ष में, उस स्टेज में अभी आप लोग आए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत प्रेरणा देने की जरूरत है। कंपटीशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम बार बार यही कहते हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। तो कहीं आप लोग हिम्मत ना हार जाएं, हिम्मत हारने की उम्मीद ना आए, उसके पहले आप लोग कहीं सेट हो जाएं, कंपटीशन में हो या कहीं और हो। जैसे सर कंपटीशन के लिए कोचिंग करवाते करवाते दूसरे जगह सेट हो गए, डेस्टिनी इनको जहां ले गई, इनको स्टूडेंट्स की भलाई के लिए टीचिंग में डेस्टिनी इनको ले गया, वहां भी स्टूडेंट्स की भलाई ही करते रहेंगे। तो जिधर भी आप लोग सेट हो जाइए, पर यहाँ ये अभी आप लोगों का स्ट्रगल का समय है। तो स्ट्रगल करते करते कहीं आप लोग हिम्मत ना हारने लगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेरणा सत्र हम लोगों ने आयोजन किया था इसका। और सर का सजेशन बहुत अच्छा है कि महीना में एक दिन अगर हम लोग कर सके, आधे घंटे 1 घंटे का सेशन अगर हम लोग कर लें, ट्यूटोरियल टाइप के हाँ ट्यूटोरियल जैसे होता है, उस सेशन में जो बताना है बताएंगे सर, जो भी आएंगे बताने के लिए, और आप लोगों को जो कुछ भी पूछना होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ऑल राउंड नॉलेज रखने की जरूरत होती है। सिविल सर्विस में घुसने के लिए, कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए, जब तक ऑल राउंड नॉलेज नहीं रखिएगा तब तक कम्पीट करना मुश्किल है। जैसा कि सतीश सर ने बताया, शॉर्टकट नहीं अपनाना है ज्ञान के अर्जन में, आपको डिटेल में सब स्टडी करना है। कब कहां से कैसे पूछ दिया जाएगा, 3 चीज में आप 2 चीज पढ़ के जाइएगा कि ये तो पिछले साल पूछा गया था, ये तो नहीं पूछा जाएगा इस बार। तो अगर कंपेयर करके पूछ दिया गया तब क्या करिएगा। इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना, सब चीज का डिटेल नॉलेज और सब मजा ले लेके सब चीज पढ़ना है। मीनिंग समझ समझ के पढ़ते जाइए तो एंजॉय करिएगा। और सिर्फ ज्ञान का ही अर्जन नहीं करना है, जैसा सबने बताया, आप लोगों को बहुत एनालिटिकल वे में अपने आप को तैयार करना है। किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एज अ फैक्ट सिर्फ नहीं जानना है, उसको एनालाइज करके समझना है आपको। सिविल सर्विस जो लोग कंप्लीट कर जाते हैं, हमारे समाज में बहुत उनकी इज्जत होती है, उनको बहुत बड़े इससे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उतना ज्ञान अर्जन भी किया है और बुद्धि भी वैसी बनाई है कि एनालाइज कर सके। तो उन लोगों का लेवल और आप लोगों से, आप स्टूडेंट से ऊपर हो जाता है, इसीलिए इतना उनको सम्मान मिलता है। तो उस तरह से अपने आप को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और जैसा आप लोगों ने बताया, बाहर से आप लोग बहुत लोग आए हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट सब में भी चलता है PETC, लेकिन शायद आप लोग ये सोच के यहाँ आए होंगे कि पटना का है तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती होगी। मेरा दावा है, कोशिश तो नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे इस बात का, लेकिन यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। पिछले PT में 20 लोग कम्पीट किए, इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और ज्यादा लोग कम्पीट करेंगे। और सब जैसा संजय सर बता रहे हैं कि करेंगे, यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स हैं
पढ़ाई भी अच्छी होती है तो करेंगे लोग कंप्लीट। मेंस का भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि उसमें भी लोग अच्छे करें। और जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, आप लोग सब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, टीचर की तरफ से जो इनपुट है उसी का रेसिप्रोकल आप लोग भी अगर उतनी मेहनत करिए तो कोई कारण नहीं है कि वो नहीं कंप्लीट करिए, पर आपकी तरफ से भी वो मेहनत आनी चाहिए। और जब इतने दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, या यहीं के भी हैं, मान लीजिए आने जाने में खर्च करते हैं, समय इतना देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मेहनत करिएगा तो क्यों नहीं करिए। और हम लोग सब लोग यहाँ है ही आप लोगों को मदद करने के लिए। टीचर लोग भी अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं, ऑफिस स्टाफ है, अंजू मैम है, पूनम मैम है, सुनील जी है, सब आपकी भलाई के लिए लगे हुए हैं। कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। देखिए बाहर रीडिंग मटेरियल भी आप लोग के लिए बहुत रख दिया गया है, और भी कुछ रीडिंग मटेरियल परचेज किया गया है। जितना फायदा आप लोग उठा सकते हैं आप लोग उठाइए। बस हम लोग यही चाहेंगे कि एक लक्ष्य लेके अभी चाहिए। स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, पढ़ाई करिए और पढ़ाई करिए, उसको नतीजे तक पहुंचाइए कि आप लोग ठीक कंप्लीट सिर्फ ये नहीं निकालिए, कॉम्पिटिशन में ही निकालिए, कहीं भी निकालिए, सक्सेसफुली सेटिंग हो जाएंगे, हम लोगों की जिंदगी सार्थक होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का ये सत्र समापन कर रहे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने सब चीज ये लोग बहुत स्मूथली कंडक्ट करते हैं, बहुत अच्छा से सब चीज सहज रूप से यहाँ हो जाता है। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, सब चीज बहुत सहज रूप से अच्छे से।